Hello students in this lecture we are going to discuss about the Government of India Act 1919 और ये 1919 का जो एक्ट है इसे ही हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड के रूप से भी जानते हैं क्योंकि लॉर्ड मोंटेगू जो हैं उस समय हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं वो उस समय हमारे वॉइसरॉय हुआ करते थे। तो हमारे वॉइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नेम की वजह से इसे मोनफोर्ड रिफॉर्म या मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के रूप से भी जानते हैं। जो इसका प्रीवियस एक्ट है, इससे पहले वाला जो एक्ट है उसकी अगर हम बात करें 1909 का जो एक्ट था जिसे हम मोर्ले मिंटो के रूप से जानते थे, वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड उस समय के जो वॉइसरॉय हैं मिंटो, उसकी वजह से नाम दिया गया था मोर्ले मिंटो, जिसके द्वारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो दिया गया। हम यहाँ पे अब बात करेंगे कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, बट आपको कुछ बैकग्राउंड के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि 1909 के अंदर जब सेपरेट इलेक्टोरेट आता है तो उसके बाद में आपको 1919 के उस एक्ट के बाद से लेकर ये कम्प्लीटली एक डल पीरियड है। 1914-15 तक का ये कम्प्लीटली 14-15 तक का ये कम्प्लीटली डल पीरियड है। तो इसके अंदर आपको एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी सारी देखने के लिए मिलती हैं। जिन्हीं एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ में एक इंसिडेंट होता है कोमगाता मारू इंसिडेंट। उस कोमगाता मारू इंसिडेंट के अगेंस्ट में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपना जो प्रोटेस्ट है वो कैरी आउट करते हैं, जिसके अंदर आपको जो गदर पार्टी हैं, लाला हरदयाल हैं जो गदर पार्टी हैं, वो मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और स्टूडेंट्स 1914 के समय में 1914 से लेकर 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, पहला जो विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसका ब्रोकआउट होता है, वो यहाँ पे आता है। तो उस वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडियंस के एसोसिएशन के लिए यहाँ पे लिटिल बिट जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है वो होनी चाहिए, या इंडियंस के एसोसिएशन को सिक्योर करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा 1917 के समय में फर्स्ट टाइम इस एक्ट को यहाँ पे प्रपोज किया गया। ये एक्ट 1919 इसका डेट लिखा गया है, बट अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस की तो ये 1921 के समय एग्जिस्टेंस के अंदर आया था स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है इस एक्ट के, उसके बारे में कि कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है इस एक्ट के, तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि काफ़ी सारे लेवल पे आपको जो चेंजेस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे इस एक्ट के अंदर में। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो प्रियम्बल जो वर्ड है, एक जो प्रियम्बल आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रीड किया होगा, तो जो प्रियम्बल है वो फर्स्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा कि पहली बार जो गवर्नमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सभी को लेट डाउन किया गया है प्रियम्बल के अंदर। तो कभी कभी आपको जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की जो टेस्ट सीरीज हैं या हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट, उससे पहले जो प्रियम्बल फर्स्ट टाइम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो प्रियम्बल है वो आपको इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मोनफोर्ड रिफॉर्म के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर जितनी भी जो यहाँ पे जो मंशा थी गवर्नमेंट की उस सभी को यहाँ पे रखा गया। मेनली प्रियम्बल के अंदर आपको चार बातें देखने के लिए मिलती हैं, प्रियम्बल के अंदर चार बातें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ब्रिटिश इंडिया को यूरोपियन जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका इंटीग्रल पार्ट माना गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया को यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट माना गया है, इंटीग्रल पार्ट माना गया है यहाँ पे जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई है कि कैपेबल है जो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन के लिए, किसी भी एरिया का जो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो ज़रूरी है, उसकी यहाँ पे बात की गई है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट का डिक्लेरेशन का पॉलिसी है उसको डिक्लेयर करना है, उसके बारे में बात की गई है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को अचीव करने के लिए दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि इंडियंस का जो एसोसिएशन है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, इंडियंस का जो एसोसिएशन है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में, जो इंडियंस का एसोसिएशन है
इंडियंस को एसोसिएट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क के अंदर में। और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है इंडियंस का एसोसिएशन के साथ में, जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग जो प्रोविंस के अंदर इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट की बात की गई। तो दिस इज द ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट वाज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का प्रीएम्बल में मेंशन थे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कंप्लीटली, आपको एक तो होम गवर्नमेंट के अंदर जो चेंज किया गया, जैसे हमारी उस समय में जो गवर्नमेंट रन किया करती थी, फर्स्ट आपको प्रोविज़न देखने के लिए मिलेगा कि होम गवर्नमेंट के अंदर चेंज है। होम गवर्नमेंट के अंदर आपको चेंज किस तरीके से कि इंडियंस की जो संख्या है वो इंक्रीज की गई है। पहले जो नंबर्स टोटल हुआ करते थे 6 मेंबर जो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव के अंदर हैं, अब वो 3 मेंबर्स आउट ऑफ द 6 जो हैं वो कर दिए गए हैं इंडियंस के लिए, रिजर्व हैं ये बेसिकली, जिसमें आपको कमांडर इन चीफ है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है, इनके लिए एक नई ऑफिस है वो क्रिएट की कर दी गई है। अब ये नई ऑफिस कौन सी है ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए जो नई ऑफिस है वो यहाँ पे जो हाई कमिश्नर है वो आपको देखने के लिए मिलती है। और ये हाई कमिश्नर बेसिकली आपको जो जो ऑफिस है ये आपको लंदन के अंदर देखने के लिए मिलती है, इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है। इस तरीके से यहाँ पे चेंज किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो पैसा दिया जाता था, इंडिया के अंदर जो पैसा दिया जाता था, पहले इंडियन जो रिवेन्यू है, इंडिया से जो रिवेन्यू जनरेट होता था, इंडिया से जो रिवेन्यू जनरेट हुआ करता था, वहाँ से ही जो मनी है वो दिया जाता था। बट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि स्टेट के एक्सचेकर से अब जो पैसा है वो यहाँ पे दिया जाएगा। ये बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट है, आपको ये सब पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें टोटल नंबर्स की, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में जो नंबर्स के अंदर चेंज लाया गया इस एक्ट के द्वारा, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो प्रोविंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रोविंस की जो डिमार्केशन है उनको सेपरेट किया गया सेंटर की डिमार्केशन से। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि फर्स्ट टाइम जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिलता है कि जो सेंटर के जो सब्जेक्ट हैं, जो सेंटर के जो सब्जेक्ट हैं ये यहाँ पे अलग हैं, और जो प्रोविंस के जो सब्जेक्ट हैं, जो प्रोविंस के जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे अलग हैं। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट किया गया इस एक्ट के द्वारा। और स्ट्रक्चर यहाँ पे कंटिन्यू है, जो यूनिटरी एंड अगर हम बात करें कि जो सेंट्रलाइजेशन एंड यूनिटरी जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलेगा इस एक्ट के अंदर में। यहाँ पे जो सेंटर एंड प्रोविंस को अपने अपने डोमेन के अंदर अपने अपने जो सब्जेक्ट उनको दिए गए हैं, उसके अंदर लॉ मेकिंग की पावर दे दी गई कि जो सेंटर के जो सब्जेक्ट हैं, जो प्रोविंस के जो सब्जेक्ट हैं, दोनों के द्वारा यहाँ पे जो लॉ मेकिंग है वो किया जाए। और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन आपको सेंट्रलाइज देखने के लिए मिलेगा। प्रोविंस के जो सब्जेक्ट जो दिए गए, जो प्रोविंशियल एरियाज़ के अंदर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो स्टूडेंट्स प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिवाइड किया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के रूप में और रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वो है बेसिकली जो गवर्नर के द्वारा वहाँ पे एक्टिविटी कैरी आउट की जाएंगी, बट मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी। मिनिस्ट्री की जो एड एंड एडवाइस है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर यहाँ पे जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है उसके अंदर एक्टिविटी है वो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र सब्जेक्ट हैं, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के अंदर जो काउंसिल की जो मिनिस्ट्री है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मिनिस्ट्री है, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नर यहाँ पे वर्क करेंगे, जो गवर्नर हैं वो करेंगे। सेकंड, अगर हम बात करें रिजर्व सब्जेक्ट्स के बारे में, तो रिजर्व सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं कि रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर जो गवर्नर हैं अपनी एग्जीक्यूटिव के थ्रू, अपनी उनकी एग्जीक्यूटिव जो है उसके थ्रू यहाँ पे एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे। बट जो उनकी जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वन काइंड ऑफ डायरकी सिस्टम दैट वाज क्रिएटेड थ्रू दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके अलावा आपको बाईकैमरलिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो 2 हाउसेज हैं उनको यहाँ पे क्रिएट किया गया। बाईकैमरलिज्म आपको देखने के लिए मिलता है इस एक्ट के थ्रू। बाईकैमरलिज्म के अंदर जो 2 हाउस हैं, जिसके अंदर अपर हाउस है, लोअर हाउस है, ये सब यहाँ पे क्रिएट किए गए।
अगर हम अपर हाउस की बात करें, वो काउंसिल ऑफ स्टेट है। आज भी हमारे जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है और उसे काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जाना जाता है। जो लोअर हाउस है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है और इसके अंदर आपको देखिए कि मेजोरिटी दोनों ही हाउस में डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जो मेजोरिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। जो डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन जो हैं उसके थ्रू आपको जो मेजोरिटी है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो बाईकैमरलिज्म का जो सिस्टम है वो क्रिएट किया गया है, जो प्रेजेंट समय में इंडिया का आज भी स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कि जो मेंबर्स की हमने बात की थी कि जो 3 आउट ऑफ द 6 जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 3 आउट ऑफ द 6 जो टोटल मेंबर्स हैं वो आपको इंडियंस देखने के लिए मिलेंगे और इनको अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाएगा। कमांडर इन चीफ जो है वो इंडियंस को नहीं दी जाएगी, इवन इंडिपेंडेंस से पहले भी वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो ओनली मुस्लिम्स को दिया गया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो ओनली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो ओनली मुस्लिम्स को दिया गया था उस समय में, यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया जाता है। और ये एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमारी सिख कम्युनिटी है, जो सिख जो कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियंस जो हैं, एंग्लो इंडियंस जो हैं, एंग्लो इंडियंस को तो स्टूडेंट्स लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर भी हुआ करता था, इवन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी। अभी उसको रिसेंटली डिसकंटिन्यू किया गया है 2020 के अंदर। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया है सॉरी स्टूडेंट्स, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एंग्लो इंडियंस हैं उनका जो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस था कि 2 लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको डिसकंटिन्यू किया गया है। एंग्लो इंडियंस एंड अगर हम बात करें सिख के बाद में आपको क्रिश्चियन जो इंडियन क्रिश्चियन हैं, जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं और यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस हैं। ऐसे 4 लोगों को यहाँ पे जो बेसिकली जो सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो दिया गया। अगर हम बात करें कि जो इलेक्शन की जो बात थी तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी आपको देखने के लिए मिलेगी, लिमिटेड फ्रेंचाइजी आपको यहाँ पे इसके थ्रू देखने के लिए मिलती है कि इलेक्शन के लिए रिगार्डिंग में जो लिमिटेड फ्रेंचाइजी है, अभी फ्रेंचाइजी बेसिकली बेसिस ऑन द प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन और जो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को दी गई है कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स फिल किया है या नहीं है, या आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे कि प्रॉपर्टी कितनी है, टैक्स आपने फिल किया है या नहीं किया है। और इसके अलावा आपका एजुकेशन का एक क्राइटेरिया रखा, जो आप देखें कि इंडिया के अंदर जो प्रेजेंटली जो फ्रेंचाइजी दी गई है एडल्ट बेसिस है, आप 18 ईयर क्रॉस कीजिए और आपको यहाँ पे वोट देने का जो अधिकार है वो देखने के लिए मिलता है। और आप देखें कि इंडिया के जो जीत इंडिपेंडेंस के बाद में पहले ये 21 ईयर्स हुआ करता था, फिर उसके बाद में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको 18 ईयर्स कर दिया गया कि आप 18 साल के हो, आप अपना जो वोट है वो दे सकते हो। अगर हम बात करें इसी के एक्ट के थ्रू जो हाई कमिश्नर की जो ऑफिस है वो क्रिएट की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ पावर्स है उनको रिड्यूस किया गया और इस हाई कमिश्नर की जो ऑफिस है इसको लंदन के अंदर और इंडिया के अंदर, लंदन के अंदर जो वर्किंग पावर है वो दी गई हैं, कुछ फंक्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू। रिक्रूटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्री एंड फेयर होना चाहिए रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के लिए आपको यहाँ पे जो सेंट्रल बेसिकली अगर हम बात करें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको सेटअप किया गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसे सेटअप किया गया। और स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है 1926 के समय इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आता है फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो प्रोविंशियल बजट है उसको भी सेपरेट किया गया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो प्रोविंशियल बजट हैं उसको भी यहाँ पे सेपरेट किया गया है, प्रोविंशियल बजट को भी सेपरेटेड किया गया है। अब यहाँ पे प्रोविंस को पावर दे दी गई कि आप अपने बजट के अंदर बजट को फ्रेम कीजिए, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे कैरी आउट कीजिए जो भी लेजिस्लेचर का वर्क है उसको। और यहाँ पे एक और बात की गई कि
स्टैच्यूटरी कमीशन है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा आने वाले समय में। स्टैच्यूटरी कमीशन है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा आने वाले समय में, जिसका मेन मोटिव यही है कि उसको इंक्वायर करना है या रिपोर्ट देना है वर्किंग ऑफ 10 ईयर, कि 10 ईयर के बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। बट स्टूडेंट्स आप यहाँ पे याद रखना कि स्टैच्यूटरी कमीशन को आपको 2 ईयर बिफोर द 10 ईयर, 2 ईयर्स बिफोर द 10 ईयर ही आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे कि हम साइमन कमीशन के रूप से जानते हैं। जो हमारा साइमन कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वही ये स्टैच्यूटरी कमीशन है जिसे कि नवंबर 1927 के समय कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट आवर इस एक्ट के बारे में। अब आपको दो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं बताता हूँ। आप देखिए कि इसी समय में एक सेपरेट बजट की बात की गई, बट अगर आप कभी रेलवे के बारे में आपने रीड किया है रेलवे के बारे में, तो रेलवे का जो बजट है वो भी 1921 के समय एक एक्वॉर्थी कमीशन बनती है, एक एक्वॉर्थी कमेटी है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। और एक्वॉर्थी कमेटी के द्वारा जो हमारा जनरल बजट है, जो हमारा जनरल बजट है और रेलवे बजट है, उसको यहाँ पे सेपरेट किया गया दोनों को ही। फिर आप देखें कि जो रेलवे का यहाँ पे आपको 2015 के समय विवेक देबोराय कमेटी के बाद में दोनों को यहाँ पे मर्ज किया जाएगा 2015 के समय। अब ये वैसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जस्ट ये कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके अलावा आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी हमने आपने फाइनेंस कमेटीज़ रीड की होंगी, पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, तो जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी भी 1921 के समय ही कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसके अंदर 15 और 7 मेंबर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी 1921 के समय कॉन्स्टिट्यूट हुई। दिस इज़ द आउट ऑफ कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपको भी पता होनी चाहिए। फर्स्ट जो विट्ठल भाई पटेल हैं वो पहले स्पीकर बनेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा फिर आपके लिए। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस किया, आप इनको इन पॉइंट्स को याद कीजिए, अपनी बुक में जाके इनको रीड करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।